नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बंगाल में आज पहले फेज का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। प्रचार में अपनी उपलब्धियों से ज्यादा दूसरों की नाकामियों पर बात हुई। एसआईआर, बाबरी, घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर प्रचार के दौरान काफी जोर रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि जनता के असली मुद्दों पर प्रचार के दौरान बातें कम ही हुई। एसआईआर से वोट काटने और चुनाव आयोग पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक कड़वाहट चरम पर देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल है कि बंगाल के प्रचार में वोटर की बात कितनी हुई और कितना राजनीतिक हिसाब चुकता किया गया। इस बार जिन चीजों को मुद्दा बनाया गया, क्या वोटर के लिए वही असली मुद्दे हैं? टीएमसी और बीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ा एक फैक्टर क्या है? टीएमसी और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या है? और भी दूसरे सवालों पर ठोके निकाल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है। राम नाम लेने पर वो प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে না জেতালে আমাদের মা বোনেদের সুরক্ষা থাকবে না। 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। जल्दी से अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ है तुहिन सिन्हा, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय शर्मा, टीएमसी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट थोड़ी देर में दानिश अजीज हमारे साथ, एआईएमआईएम के नेता भी ज्वाइन करेंगे। मैं शुरुआत संजय शर्मा जी आप ही से करना चाह रहा हूं, क्योंकि बंगाल चुनाव में हमने मुद्दों को शिफ्ट होते देखा है। एसआईआर, घुसपैठ, बाबरी, उसके बाद धमकी, महिला आरक्षण। किस मुद्दे पर टीएमसी का पूरा फोकस रहा? चूंकि अब पहले चरण का वोट होना है, पहले चरण की वोटिंग है, जिसमें आपने पिछली बार लगभग 92 के आसपास आपने सीटें जीती थी। बहुत कुछ आपका दांव पर लगा है। मुझे एक वजह बताइए टीएमसी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर फिर से आपको जनता वोट करेगी। एक बात एक नहीं है, बात बहुत सारी है। सतत विकास की बातें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आज प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो गया और आज ही श्री अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कहा है, पिछले बार प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे ओ दीदी ओ दीदी, आज ही अमित शाह जी ने कहा है ओए दीदी ओए दीदी। और ये बंगाल की महिलाओं का जिस तरीके से तिरस्कार इस वक्तव्य में जाहिर होता है, ऐसा भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात राजनीति में करते हैं। बंगाल की महिलाओं का अपमान किया अमित शाह ने। मतलब आपके मुताबिक टीएमसी के मुताबिक इस बार के चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया बंगाल में, बाकी सारे मुद्दे किनारे लग गए। महिला आरक्षण की बात तो उतनी नहीं है। महिला आरक्षण तो तृणमूल कांग्रेस ने जितनी महिलाओं को सामने लाकर दिया है, देश में सबसे ज्यादा औसत हमारा है। लगभग 40% हमने महिलाओं को जिताकर संसद, विधानसभा और राज्यसभा में भेजा है। लेकिन इस बार कितनी महिलाओं को टिकट दिया? और भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी महिलाओं को टिकट दिया इस बंगाल चुनाव में? इस बार भी हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दी। इस बार जो मेरे पास आंकड़े, अगर गलत हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आपने जितने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें सिर्फ 52 महिलाएं हैं।
7.86, 20% तो दे देते कम से कम। 33 कहां छोड़िए, 20% दे देते। हमने सबसे ज्यादा, मैंने अभी आपने कहा ना कि महिलाएं इस बार बीजेपी को हटा देंगे। आप 33% के, आप तो 20% टिकट नहीं दिया आपने इस बार। मैं इस बार की बात कर रहा हूं ना, वर्तमान की बात कर रहा हूं। अरे भाई साहब, हम तो देते हैं। सांसद में हमारे कितने हैं? वो ठीक है, वो ठीक है, सांसद का अपना रिकॉर्ड, वो मैं एक बार और चर्चा में बता चुका हूं। ये भी जो हमने किया वो सबसे ज्यादा है। एक नंबर 2, आज अमित शाह जी ने जो किया, जो कहा, जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में उन्होंने कहा, अरे दीदी, ये बहुत गलत बात आज अमित शाह जी ने कही। और ये बात ऐसे ही गृह मंत्री कह सकते हैं जिनको अपने राज्य की अदालत ने तड़ीपार कर दिया हो। दीदी, बार बार इन्होंने कम से कम 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया कि गृह मंत्री ने ओ दीदी का। सबको याद है 2021 2 मई दीदी, और इस बार भी 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। दीदी तो नहीं गई, बल्कि दीदी तो और बड़की खूंटा गाड़ करके बंगाल में बैठ गई तीसरी बार, और इस बार चौथी बार की तैयारी है। तो क्या यह महिलाओं का मुद्दा बीजेपी को बैकफायर करेगा या आपके साथ रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा विपक्ष को। तो इस बार के चुनाव में जीत और हार लिटमस टेस्ट हो जाएगा सभी पार्टियों के लिए। नमस्ते प्रत्युष जी, सबको नमस्ते। देखिए, अगर आप गृह मंत्री की भाषा की बात कर रहे हैं आज, तो शायद आपने जो है ममता बनर्जी की स्पीचेस को फॉलो नहीं किया है। गृह मंत्री सीधे सीधे बंगाल के गुंडों को कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बीच में मत बोलिए, तरीका सीखिए। इनको शांत करिए। संजय जी सुन तो लीजिए। अभी सवाल मेरा तुहिन जी से था, उनको जवाब पूरा करने दीजिए। जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रही है कि आपकी सूची है हमारे पास, आपके एड्रेस है हमारे पास, 4 तारीख तक रुकिए, उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं। और कुछ उनके स्पीचेस, पिछले कुछ दिनों के स्पीचेस हैं, क्योंकि वो बंगाली में कहती हैं, वो अनुवाद नहीं होता है, लेकिन ऐसी अभद्र गालियों का प्रयोग उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए किया है कि जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो यहां जो है आप तुलना नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम मूरी का आनंद ले रहे हैं, और मूरी का जो झाल है, अरे बीच में मत बोलिए ना संजय शर्मा जी, आपको टीएमसी ने ट्रेनिंग नहीं दी क्या? हाँ, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था क्या? वो ट्रेनिंग लेकर आइए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोलिए। देखिए, हम मूरी का आनंद ले रहे हैं प्रत्युष जी, हम मूरी का आनंद ले रहे हैं। मूरी के झाल से ये त्रस्त हैं, जिस प्रकार से इनको पीड़ा हो रही है। अरे मैं कह रहा हूं दीदी को, दीदी जाइए माछड़ झोल खाइए, सड़क पर संदेश खाइए, पाटी शपटा खाइए, डीम खाइए, लोगों से मिलिए। लेकिन ममता बनर्जी को भी पता है कि लोगों के बीच उनका जो कनेक्ट है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो बीजेपी को गालियां देकर कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं कहने वाला हूं। देखिए, थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूं यहां पर 20 सेकंड के लिए। देखिए, जब टीएमसी धराशाही हो रही है तो उसकी पीड़ा अब कांग्रेस पार्टी को भी होने लगी है। और अभी 1 घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री के लिए, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग किया है, वो दिखाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र में रहने के लायक नहीं है। कितनी बार मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में कुछ अनाप शनाप बोलेंगे, उसके बाद कहेंगे कि अरे मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो पीड़ा जो है टीएमसी को, जो जिस प्रकार से टीएमसी धराशायी हो रही है, पीड़ा कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है। और अब ये बिल्कुल एक वन वे मैंडेट होने वाला है। आज की तारीख में हम हाफ वे क्रॉस कर चुके हैं। जैसे जैसे अगले 7 दिन की कैंपेनिंग चलेंगे, आप देखेंगे कि ये वन वे इलेक्शन है। और दीदी को भी पता है इसकी। कई बार तो बीच सभा में कहती है टाटा बाय बाय अपने समर्थकों को। ऐसा लग रहा है कि बड़ी व्याकुल है, बीच में इस सभा खत्म करके भागना चाहती। कुछ गलत है इनके व्यवहार में, ऐसा लग रहा है इनको भी पता है कि हार तय है इनकी। ठीक है, मैं दीपक झा जी, चूंकि जिक्र हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे जी के उस बयान का, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोली साबित होते हैं? देखिए, आपने पंचतंत्र की कहानी शायद पढ़ी हो, ये भाजपा वाले तो सिर्फ सनातनी पर पंचतंत्र की कहानी नहीं पढ़ी होगी। उसमें एक मगरमच्छ है और एक बंदर की कहानी है। एक नदी के किनारे, तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ होता है, तो जामुन के लिए मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती हो जाती है।
तो बंदर को धोखा देता है मगरमच्छ कि उसकी पत्नी कहती है कि जिस बंदर का जो जामुन खाता है उसका दिल कितना बढ़िया होगा। तो भाजपा ना जनता को बंदर समझ रखी है, और जिस जनता ने इनको वोट देके पीएम के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको लगता है कि वो सही है? इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा अभी, इन्होंने क्या कहा कि जाके मच्छी भात खाओ। ये देखिए अनुराग ठाकुर मच्छी भात खा रहे हैं और जनता वहां से पूछ रही है, अनुराग जी बंगाली मच्छी का वीडियो कैसा है, बंगाली मच्छी का टेस्ट। तो इन लोगों का चरित्र क्या है? देखिए जो हेमंता बिश्व शर्मा है, आसाम में क्या कहेंगे, गौ मांस खाना है तो घर के अंदर खाओ ना भाई, मैंने मना थोड़ी ना किया है। यही हेमंता बिश्व शर्मा आएंगे बंगाल में, कहेंगे गौ मांस बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अमित शाह जी ने बिहार में आज से 2024 में कहा था गौ मांस बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूछे ना कितने राज्यों में, कितने प्रदेश में इन्होंने बंद कर दिया गौमांस। तो भाजपा का दोहरा चरित्र आज जग जाहिर है। इसीलिए मैंने कहा ये मगरमच्छ है, जनता को तमाशबीन बना के जनता का खून चूस रही है। जो जनता ने इनको सत्ता दिया तो कहते हैं कि जनता का दिल कितना बड़ा है। बात इनसे पूछ लीजिए अगर कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले और आसाम में कितने घुसपैठियों को निकाला। घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है ना, घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। तो मैं आइए बात करिए पिछले 10 सालों में, अब तो 12 साल हो गए ना, 12 सालों में आपको हिंदुस्तान में कितने घुसपैठिए मिले, इस बात का जवाब दीजिए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की तो आप बात करेंगे नहीं, आप तो सिर्फ धर्म की चाकरी। सुनिए ना, ये देखिए आपने खारगे जी के बयान पर पूरा देश आज आक्रोशित है, कुछ नहीं कहा। आप माफी मांगेंगे या खारगे के बयान को सही कह रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, खारगे के बयान को माफी मांगेंगे? ठाकुर खाएगा और दूसरों को ज्ञान खारगे के बयान को तो माछ मटन खाएगा और दूसरों को सनातनी बताओगे। तो माछ और भात बड़ा मुद्दा बन गया क्या? मुझे बताइए ना, ये माछ भात बड़ा मुद्दा बन गया बंगाल चुनाव में। ठहरा रहे हैं माछ और भात ये बड़ा मुद्दा बन गया क्या बंगाल के चुनाव में? दीपक जी आप ही का सवाल है। मेरा भाई आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, सावन के समय में ये विवाद गहराया था। देखिए मैं तो कहता हूं अब जो नॉनवेज खाता है वो तो खाएगा ही खाएगा। मैं कहता हूं खाने पीने का विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद किसने किया? जो लोग कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अरे धिक्कार है ऐसे मूर्खों को। ये कहां से मूर्ख आते हैं? केजी में पढ़ने वाले बच्चों को भी पता है कि नारा किसका है। तो आपने बंगाल के बाबू सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया है। सुभाष चंद्र बोस का अपमान, इससे ज्यादा और क्या होगा? आप इतिहास बदल रहे हैं। अमित शाह जी संसद भवन के अंदर कहते हैं मैं ऐसे समझाऊंगा कि केजी का बच्चा भी समझ जाएगा। अरे मूर्खों, तो जाके अपने चीफ मिनिस्टर को बोलो कि केजी के बच्चे को भी पता है मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए अब तक खारगे के बयान सुभाष बाबू का नारा है। तो जिनको बंगाल का नहीं पता, जिनको धर्म का नहीं पता, जिनको इतिहास का नहीं पता, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो कपड़े बदल हैं, बस और कुछ नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी का दीपक जी अभी आपने कुछ बयानों को कोट किया, आपने कुछ बयानों को कोट किया, लेकिन तुहिन सिन्हा ने जो आपसे पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का पीएम को लेकर जो बयान था, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपने उस पर एक लाइन जवाब नहीं दिया। देखिए पीएम के लिए एक लाइन आपने जवाब नहीं दिया। क्या वो बयान सही है? हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। देखिए पीएम को देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। जब सुपर्णखा बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, आज ताड़का बोलते हैं, तो पीएम देश के महिलाओं से माफी मांगे ना। पीएम देश की महिलाओं से माफी मांगे कि जो बिल 2023 में पास कर दिया था उसको फिर ठगने के लिए लेके आते हैं। क्यों लेके आते भैया? क्या जरूरत है? यही आप नहीं कहिए कि संविधान बदलने का, मैं हम लोग जो बात करते थे प्रत्युष जी कि 400 जब नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, तो देश की जनता ने कहा 400 पार नहीं, 400 पार हो गया होता तो आप बताइए संविधान आज ऐसे होता? इन लोगों ने देश की जनता को छल लिया होता, इन लोगों ने देश की जनता को खून चूस लिया होता, इन लोगों ने देश को गिरवी रख दिया होता। जब इतनी ताकत के साथ आप आते हैं और सरेंडर कर देते हैं अमेरिका के सामने।
मैं दानिश पप्पू यादव के बयान को भी प्ले कर दीजिए। अरे भैया देश कितने को देखने बयानों को दीजिए प्ले कितना करोगे, महिला कितने विरोधी है। बयानों को प्ले करोगे? दीपक जी अभी तक आपने जो सवाल का जवाब नहीं दिया, आप उससे दाहिने बाएं इधर उधर कन्नी काट रहे हैं, लेकिन उस सवाल पर नहीं आ रहे। आपने 3-4 बयान जरूर कोट कर दिए, सुना दिए, बता दिए, लेकिन उस बयान पर अभी तक आप नहीं आए कि क्या वो प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना क्या ये सही है? मैं विवेक जी आप ही के पास आ रहा हूं। विवेक जी बात बंगाल की हो रही है, लेकिन चूंकि अब ये जिक्र छिड़ गया है, इन्होंने कई सारे बयानों का जिक्र कर दिया, तो क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया है पीएम को लेकर, क्या उसे सही माना जा सकता है? हालांकि वो बाद में सफाई उन्होंने दी है, उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब उन्होंने सफाई दे दी, वो एक नॉन इशू है और क्लैरिफिकेशन खड़गे साहब दे चुके हैं। मेरे ख्याल से उसी का ढोल पीटना डजंट मेक सेंस एनीमोर। हाँ ये जरूर है, ये अगर आएंगे कल या आने की कोशिश जिस तरीके से कर रहे हैं, भैया मछली बंद, मुर्गा बंद, माछेर झोल बंद, बूंदी खाओ रोज, यही होगा। यहाँ पे जिस तरीके से उत्तर भारत में दिल्ली के अंदर नवरात्रों में 9 दिन बेचारे डर कौन बंद कर रहा है? माछेर झोल कौन बंद कर रहा है विवेक जी? माछेर झोल ये करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे भाई। हाँ ये कहते हैं साहब, अरे मैंने बोला माँ कामाख्या को भी बलि चढ़ती है भाई। इतनी देवियां हैं हमारी, चंडी माता, काली माता, और सबको चलती है, लेकिन नया कल्चर भारत में आया है, नया हिंदुइज्म। उस हिंदुइज्म में हिंदू पक्ष का आदमी नॉनवेज नहीं खा सकता, ये नया कल्चर है, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाली मानुष हमेशा सेकुलर रहा है, नो हिंदू मुस्लिम ठाकुर मच्छी खा रहा है, चाहे कहीं भी हो। आप सुनिए, नो हिंदू मुस्लिम इन बंगाली। यहां तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर, द बिगेस्ट सन ऑफ बंगाल, महात्मा गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने कहा वंदे मातरम के 4 स्टैंजास डिलीट कर दो, दे आर नॉट सुटेबल फॉर द नेशन। ये वापस लाए हैं। अब ये बताएं, टैगोर बड़े हैं कि भाजपा बड़ी, या इनके प्रवक्ता बड़े? ठीक है, मैं पिछले से कहूंगा कि तीनों प्रवक्ताओं को एक साथ रखें, तुहिन जी को, दीपक जी को और विवेक जी को एक साथ रखें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूंकि अभी दीपक जी ने भी माछेर झोल का मुद्दा उठा दिया, विवेक जी ने भी कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी आएगी तो माछेर झोल खत्म कर देगी। और इन दोनों पार्टियों को पिछले चुनाव में सीटें नहीं आई थी, लेकिन माछेर झोल को मुद्दा बना रही है। तुहिन जी, क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या बंगाल से नॉनवेज खत्म हो जाएगा? मतलब मांस, मछली, मुर्गा सब खत्म? देखिए, ये लोग अनभिज्ञ लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि मेघालय में भी हमारी सरकार है, नागालैंड में भी हमारी सरकार है। आप एक क्रिश्चियन को पूछ लीजिए वहां पर जिसको कि अपने भोजन खाने से वंचित किया गया है। गोवा में हमारी सरकार है, 25% वहां क्रिश्चियन है। बिना बात का ये लोग जो है भटकाने, देखिए कांग्रेस जो है आज कांग्रेस मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपने तो, मैंने तो खारगे जी का बयान कहा कि नहीं कट रही, बताओ। आसाम में गौमांस खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, बताओ। आसाम में गौमांस खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, बताओ, जवाब दो। हेमंत कहता है कि गौमांस यहाँ पे नहीं चलेगा बंगाल में, और आसाम में कहता है गौमांस चलेगा। बंद करोगे कि नहीं करोगे? सीधी बात बताओ। अबे तो तुम लोग बड़े ज्ञानी हो ना, अपने ज्ञान के प्रदर्शन से देशवासियों को कांग्रेस बंगाल में बंद करो। गौ मांस बंद होगा कि नहीं होगा, सीधी बात का जवाब दो। गौ मांस बंद करोगे कि नहीं? जब लोग खाने पीने पे आते हैं, धर्म देख के, कपड़ा देख के, रंग देख के 20%, 80% की बात करते हैं, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? देश में विकास किया, जरा बताइए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कम हो गई क्या? पुल गिर जाता है, डिबेट को किस तरह पर लेके जा रहे हैं? सड़कें उखड़ जाती हैं, और पप्पू यादव के बयान का खंडन आग लग जाती है, जिसका उद्घाटन इनको करना बड़ी बड़ी बातें। विवेक जी 2021 के चुनाव में आपका खाता नहीं खुला, फिर से चुनावी मैदान में आप हैं। मैंने आज ताल ठोक के में शुरुआत में ही मैंने कहा कि सभी पार्टियों से, लोग तो कहते हैं ना गुड़ी गुड़ी क्वेश्चन के साहब आपके पक्ष में क्या, मैं कहता हूं कि आपके सामने लेफ्ट के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और वो टीएमसी से है कि बीजेपी से है? नहीं, हम बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, नेशनल लेवल पे मानते हैं। टीएमसी को दोस्त टीएमसी नहीं, अगर उनका लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा हम चैलेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमने धरने दिए, वृंदा करात, मोहम्मद सलीम सब लड़ रहे टीएमसी से, लेकिन आइडियोलॉजिकली देश के संविधान के लिए, इस देश के लिए आप इनसे पूछे बैठे हैं तो इनसे ना क्यों? श्रीमान जी, दंगा है ना कलकत्ता में, उसमें से मछली मारेगा कोई तो सही या गलत, और कोई हिंदू मछली खा करके अगर उसके अंदर हड्डियां फेंक देगा तो क्या करोगे? मारोगे बंगालियों को? बड़ा मुद्दा उठाया था साहब, बिरयानी पार्टी हो रही है, मां गंगा, उसके अंदर हड्डियां फेंकी, क्या करोगे? खाने पे कोई रोक नहीं है,
खाने पे कोई रोक नहीं है, मारने लेकिन दोगे? जहाँ पूजा वहाँ स्थल गंगा जो पर कलकत्ता में है स्थल उसमें पर से उसको मछली फेंकना मार सकता है गलत बंगाली या इतनी भी नहीं? समझ आपको नहीं है। खाने अच्छा, पे तो मतलब कोई रोक बंगाल नहीं है, में पूजा स्थल पर गंगा के पवित्र स्थान पर फेंकना उसको गलत है, इतनी मैं भी समझ आपसे नहीं है पूछ रहा आपको। हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? कहीं कोई रोक नहीं है कलकत्ता खाने के पर, अंदर लेकिन उसको नदी में गंगा मछली मैं दानिश अजीज जी मैं दानिश अजीज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश अजीज जी, पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहां पर पिछली बार टीएमसी का डंका बजा था। आपके कुल कितने वोट आए थे? आपने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, याद है आपको कितने वोट आए थे? अनम्यूट कर लीजिए जरा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दानिश जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दानिश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। जी सर बोलिए। हाँ, सवाल सुन लिया होगा आपने। मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि एकदम आ रही है प्रत्युष खरे जी, आपकी आवाज बिल्कुल उसी तरह क्लियर आ रही है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू, मैं सबसे बड़ा हिंदू, मैं सबसे बड़ा माछेर भात, मैं सबसे बड़ा नॉन वेज, मैं सबसे बड़ा वेज। ठीक उसी तरह आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर कट आवाज आ रही है। बताइए। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार कितनी सीटें आई थी? फिर से इस बार ब्रेकअप हो गया लैला और मजनू में? पिछले बार 7 सीटों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ी थी जिसमें मैं भी था आसनसोल से। हाँ जी, फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादे से पिछली बार ब्रेकअप हो गया था, अकेले लड़े थे, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आपके कुल वोट्स आए थे 10,582, ये मात्र वोट थे। फिर इस बार आपने वायु कबीर के साथ गठबंधन किया, एक वीडियो आया, उसके बाद शीशा टूट गया, छन्न करके आप अलग अलग हो गए, कह रहे हैं कि साहब हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे, फिर अकेले हो गए आप। कितना प्रभाव डाल पाएंगे आप टीएमसी की सीटों पर? अकेले नहीं है सर। अच्छा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2021 के बाद से कंटिन्यू 2026 के इलेक्शन तक पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोगों के संगठन ने काम किया और हमें ये खुशी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संगठन को बना पाए। आप देख रहे होंगे आज हुमायूं कबीर साहब के पास जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम ऑटोनोमस बॉडी है, कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ले लेकर अपने प्रार्थी को बनाया। तो हुमायूं कबीर जी की पार्टी में मैक्सिमम लोगों को उन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में आज जिस तरह की राजनीति चल रही है सर, यहाँ पे राजनीति के नाम पर आप वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है वोट कटवा, ये बताइए। एकदम नहीं सर, डिसाइडिंग फैक्टर है हम। आप देख लीजिएगा 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात AIMIM अर्थात असदुद्दीन अवैसी साहब इज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर इन वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। ओके, अवधेश जी, इस बार के चुनाव में मैंने शुरुआत में मुद्दे गिना दिए। SIR से शुरुआत होती है, फिर बाबरी की एंट्री हो जाती है, फिर उसके बाद घुसपैठ का मुद्दा चला आता है, फिर वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, फिर उसमें ED, CBI, NIA सब आ जाती है, फिर धमकी तक बात चली जाती है। किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि इस बार वोटर जाएगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अगर आप बंगाल में घूमेंगे तो माहौल तो पिछली बार 2021 से थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। हाँ। और जो 152 की आप पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 59 सीट इसी दौर में मिला था। इसमें 16 जिले में 8 तो उत्तर बंगाल के हैं जहां बीजेपी को अच्छा करना पड़ेगा, अगर करना है तो जंगल महल के 5 जिले हैं। तो जाहिर है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चुनौती पैदा हुई है, क्योंकि आप अगर वहां जाते हैं तो वहां का जो खासकर हिंदू है, अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे लिए अस्तित्व का प्रश्न अब खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, या जिस ढंग से सरकार उसके साथ खड़ी हो रही है उसके कारण लोगों की चिंता है। हम दिल्ली में जैसे भी बात करें, लेकिन जमीन पर ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो है हमको 2021 के बजाय ना जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके आधार पर पश्चिम बंगाल चुनाव को देखना पड़ेगा।
और जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया है इस प्रकार की धमकी कि 4 तारीख को होने दो, ममता बनर्जी तो माफ भी कर देती हैं और 5 तारीख को हम देख लेंगे कि कौन कौन, हमारे पास ये भी पता है कि किसने कहां वोट डाला है। तो ये जब स्थितियां होती है ना, वो कोई सामान्य स्थिति का नहीं होता है। जब आप कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि हमारी परेशानी बढ़ी हुई है, चुनौती हमारी बढ़ रही है, तभी आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देखिए, बंगाल के बारे में फोरकास्ट करना बहुत कठिन है। हाँ। लेकिन जो पार्टियां बोल रही है ना, ये तो बिल्कुल अब चूंकि दो ध्रुवीय चुनाव है। तो क्या पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा तो किसको कितना मिलेगा? किसको कितना मिलेगा पोलराइजेशन का फायदा? आज की परिस्थिति में अगर उससे 2-3% ज्यादा निकले, घट गया, तो चुनाव पलट सकता है जगह जगह से। अच्छा। और ममता बनर्जी को जो 48% वोट है, उसमें से 24% वोट मुसलमानों का है। हाँ। 24% हिंदुओं का है। हिंदुओं का 59% वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो जाहिर है कि अगर 3-4% बीजेपी ऐड कर लेती है तो आपको परिणाम बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। और 90 लाख लोगों का नाम कटा है, इतने लोग वहां फेक मतदाता थे। तो आप समझिए कि बंगाल में किसी से फर्जी मतदान कराने की क्षमता बीजेपी नहीं आने वाली बंगाल में। तो जाहिर है इतने मतदान हो रहे थे वहां। दानिश जी कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं है। विवेक जी भी शायद यही कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं है। बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। बांग्लादेश 7 जन्म में बीजेपी बंगाल में नहीं आएगी। शायद वहां के समाज में पैदा नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश की घटना ने वहां का पूरा मनोविज्ञान अवधेश जी बीजेपी को 7 जन्म भी लग जाएगा तो बंगाल में नहीं आने वाले वो, ये आप जान लीजिए। आपका एफआईआर है, उसके ऊपर भी 2 शब्द आप बोल दीजिए। कितने वोटों का प्रभाव पड़ेगा? 9 से 10% का जो फर्क था, कितने कैंसिल हुए, कितने जेन्युइन वोटर्स कैंसिल हुए, तो इन सारे है ना, और कितने हिंदू वोटर कैंसिल हुए। अरे नहीं सर, लगता है कि भारतीय जनता बीजेपी हारी हुई है, पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बड़ी चुनौती दे रही है और परिणाम के इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। विवेक जी जितने नाम कटे हैं, क्या ये तय करेंगे हार और जीत चुनाव में? 70 सीटों पर तो एज दिखाई दिया है। देखिए, इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन की मदद से भाजपा ने एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो फिर रिजल्ट भी आपको पहले से पता होगा विवेक जी, फिर तो रिजल्ट भी पता होगा। आप ये सुने, इन्होंने बहुत कोशिश करी है। बहुत से वोट जो कटे हैं, 5% के वोट का फर्क इन्होंने डाला है। 4 से 5% की फाइट अभी भी है। वह फैक्ट और क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, और ये हम सारे इंडिया अलायंस की पार्टी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेटेड है, पहले से मैनेज्ड है, तब तो फिर रिजल्ट भी आपको पता होगा। फिर बेकार में पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, फिर तो यही जाएगा ना नैरेटिव। सर लड़ेंगे, जितना हो सकेगा बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए वहां पर टीएमसी की फिर से वापसी हो जाती है, फिर चुनाव आयोग किसकी मदद कर रहा था, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे। झारखंड में हम जीते, लेकिन अगर मैनिपुलेशन कम होता, ज्यादा मार्जिन से जीते। महाराष्ट्र वाज मैनेज, हरियाणा वाज मैनेज। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का मैं विरोधी हूं, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत करके अपने दफ्तर में खड़ा करना ये शोभा देता है इस देश के प्रजातंत्र को? ये एक सवाल है और ये सवाल हमें पूछना चाहिए। मैं नहीं चाहता तृणमूल की सरकार आए, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। संजय शर्मा जी चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बन जाएगी तो फिर आप क्या कहेंगे कि चुनाव आयोग ने आपकी मदद कर दी? देखिए, चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार 4 मई को बन जाएगी। उधर चला जाने वाली राजनीति कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दानिश जी को, संजय जी को एक साथ रखिए। दानिश जी कोई गाना आप सुना रहे थे, क्या कह रहे थे अभी आप? इधर चला मैं उधर। लेफ्ट का भी यही हाल हो चुका है। अच्छा। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। जब जिसकी सरकार होती है उसकी दामन पकड़ के चल लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की हो। लेफ्ट का अपना कुछ अस्तित्व नहीं बचा है बंगाल में। वो जीरो जीरो। उसके लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, ज्यादा मजबूत है। उसके लिए हम नहीं आएगा। लेफ्ट से ज्यादा सीपीएम का एक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स हो चुका है तृणमूल कांग्रेस के साथ कि आप मुझे सरकार में लाइए, मैं आपको आपकी पूरी सुविधाएं दूंगा। और कांग्रेस का सेटिंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप तृणमूल कांग्रेस का वोट काटिए और मुझे सरकार में लाइए, बाकी मैं आपको हेल्प करूंगा। अरे शर्म करो यार, आप सब शर्म करो।
शर्म ये करो। जाकर के अपने आका से पूछो लेफ्ट क्या है। आप अपने आका से पूछो जो हैदराबाद में बैठा है कि लेफ्ट क्या है। करें आप सब। आप सब कोई शर्म शर्म नहीं करें। करते। 15 हम सालों बीजेपी के खिलाफ है, रहेंगे। लेफ्ट ने लूटा 15 सालों तक, तृणमूल कांग्रेस ने लूटा, अरे 70 सालों तक कांग्रेस ने लूटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम दूध के धुले हो। बीजेपी की बी टीम मुसलमानों का वोट काटने के लिए वहां पहुंचे हो। तो उनको फ्रंट रो में बैठाएं, अब तो उनको फ्रंट रो में बैठाएं। तुहिन जी, किसी भी चुनाव में आप कहेंगे कि तो हमारी पार्टी का फैसला है और चुनाव के बाद हम तय करते हैं, लेकिन चेहरा भी एक बड़ा मैटर होता है। अभी तक के चुनाव में आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का फेस कौन है? प्रत्युष जी, यही तो खासियत है हमारी कि हर चुनाव में हम चुनाव के बाद जो है जो चुने गए निर्वाचित जो मैंने वो तो पहले बोल दिया कि आप यही कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि लेकिन ममता बनर्जी के सामने आपको फेस बड़ा फेस हमारा चेहरा अधिकारी बंगाल में चेहरा बंगाल की जनता है। इस वक्त हमारा बंगाल में बोलिए ना, आप जब बोलते हैं मैं शांत बैठता हूँ। दानिश जी एक सेकंड रुक जाइए। तुहिन जी से सवाल था और ऋषि, तुहिन जी को और संजय शर्मा जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा। प्रत्युष जी, इस वक्त हमारा चेहरा बंगाल की जनता है। आज से 2 महीना पहले केवल भाजपा के समर्थक कह रहे थे पलटानो दौरकार चाई भाजपा सरकार, आज पूरा बंगाल कह रहे हैं। इसीलिए तो ये लोग व्याकुल है। मुगालते में आप लोग, आपको मालूम नहीं है बंगाल के जमीनी हकीकत क्या है, बंगाल की मिट्टी को आप जानते नहीं है। 5 महीने से खत्म नहीं हो रही है। में लोगों के नाम काट कर 60 लाख हिंदुओं को घुसपैठिया बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने 3 में है ना 13 में है, और 4 मई को जब खुलेगा आपकी सीटें 50 से कम आ जाएगी, तब आप लोगों की यहाँ शायद खुल जाए। और आज गुजरात में हुए हम अमित शाह ने केंद्रीय गृहमंत्री ममता बनर्जी को संबोधित किया है। यह बहुत लज्जा की बात है। बंगाल की महामारी मनुष्य का अपमान किया है आपने। आप महिलाओं की बातें करते हो, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कहीं भी आप नहीं टिकोगे। और आपने कौन सी राज्यों में कर दी है? पिछले साल से बिहार में आपकी सरकार करके आवाज नहीं जाएगी। जरा मुद्दों पर बात कर लेते हैं। तुहिन जी, बीजेपी ने कहा हमारी सरकार बंगाल में बनेगी तो सबसे पहले घोटालों की फाइल खुलेगी। कौन सी फाइल खोलिएगा आप? यही जो कोल स्कैम जिससे आईपैक की फंडिंग हो रही थी, आईपैक जिस पर आज बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं, बता रहे हैं ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। संजय जी काउंटर कर लीजिएगा। संजय शर्मा जी काउंटर कर लीजिएगा, मैं वक्त दूंगा। लेकिन तुहिन जी पहले बताइए कौन सी फाइल खोलिएगा? आरोप आईपैक पर लगे हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो आईपैक बंगाल में एक मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी का काम कर रही थी इलेक्शन मैनेजमेंट के एवज में, और ये बहुत गंभीर आरोप है। वो टीएमसी की जो है मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल, मनी लॉन्ड्रिंग जो है एजेंसी थी, और ये सिद्ध होगा तो निश्चित रूप से कोल स्कैम में दोबारा बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। कोल स्कैम के तार सीधे ममता बनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार 3-4 बड़े स्कैम हैं, सब में इनको सजा मिलेगी। अंदर जाने वाले इनके गुंडे। संजय जी, प्रत्युष जी, ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। ये ना 3 में है ना 13 में है, और बंगाल की जनता इनके खिलाफ लड़ रही है। और इतना चुनाव आयोग को मैनेज करने के बाद, इतनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लाने के बाद भी जब 4 मई को 50 से कम सीट आएंगी, तब अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत इनमें होगी कि नहीं, ये हमें देखना है। और आज इस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने दीदी के संबोधित करके कहा है, दीदी को ऐ दीदी करके जो संबोधित किया है, हम भूलते नहीं है, हम बंगाली लोग याद रखते हैं। और 4 मई को एक तरफ जवाब बंगाल की जनता और बंगाल की माँ बहनी देंगी, बंगाल की माँ बहनी देगी। हम धमकी नहीं देते, हम तो काम करते हैं जनता के लिए। और फिर आ गए ना बीच में बोलने के लिए, आप भी ट्रेनिंग लिया कीजिए, भूल मत जाया कीजिए। और ये जो बंगाल की जनता आपके खिलाफ है, इसी से आपको परहेज होता है। यही आप नहीं देख सकते कि इतना प्रचार के बाद, दुष्प्रचार के बाद बंगाली देखिए आप लोग की हालत यही आपसे फिर चालू हो गए। सिन्हा जी इतने सीनियर आदमी है, संजय जी ट्रेनिंग मिल रहा है। संजय जी लोगों की दिलचस्पी है। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं
पिछली बार के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चैलेंज करके चुनाव हराया था। भवानीपुर में ममता दीदी अपना किला बचा पाएंगी? फिर से शुभेंदु अधिकारी पिछली बार शुभेंदु अधिकारी की तथाकथित जीत विवादास्पद है, एक। नंबर 2, इस बार शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से हार रहे हैं। मेरी बात आप मिला लीजिएगा, 4 मई को रिजल्ट खुलेगा और दोनों जगह से वो हारेंगे। इन्होंने लफाजी को छोड़कर बंगाल की जनता को दिया क्या है? जब देखो खाली लफाजी, खाली लफाजी। कितना सुनेगी जनता? एक भी काम की बात ये लोग करते नहीं है। आज इनके राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां की हालत देखिए। 20 साल से लोग बिहार में शासन करते हैं, लेकिन कोविड काल के बाद से हम देख रहे हैं बिहार के लोग हमारे उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल जहां जहां बिहार सटा हुआ है, ये लोग ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। काफी सारे बिहारी उद्यमी, बिहार के उद्यमी हमारे यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। इनके नेता चुनाव प्रचार में वहां आते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं और कहते हैं कि चलिए बिहार। बोले नहीं, बिहार से यही अच्छा है, ये बंगाल है, दीदी का शासन है, कानून व्यवस्था ओके है। और ये लोग बात करते हैं। इनको अपने राज्यों में स्थितियां सुधारनी चाहिए, अपने राज्यों में सुशासन लानी चाहिए। और आप मत बोलिए दानिश जी, आप और बीजेपी तो एक ही है। हुमायूं कबीर भी आपके सामने ओपन तौर पर आपने कर दिया, ओपन तौर पर आप लोगों ने संजय जी अभी आपने गिना दिया कि बिहार, आपने बिहार और बंगाल के बारे में बता दिया। आपने बंगाल में अपने कर्मचारियों का वेतन क्यों रोक रखा था? कौन सा वेतन रोक रखा था? आपने महंगाई भत्ता उनका कितने सालों से रोक रखा था और फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप चरणबद्ध तरीके से उसको दे रहे हैं? महंगाई भत्ता तो दिया जा रहा है। कुछ प्रशासनिक कामें होंगी, प्रशासनिक अड़चनें होंगी, वो राज्य सरकार डिसीजन लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार और जहां जहां भाजपा का शासन है, अरे आप चुप रहिए। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बंगाल की जनता जानती है दानिश भाई, आप हुमायूं कबीर और बीजेपी। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी, मतलब लगभग मेरा सवाल कांग्रेस से, दीपक जी, लगभग 5 दशक से आप बंगाल की सत्ता से दूर हैं जी। मतलब आप लाचार हैं, मजबूर है, या फिर कोई सेटिंग है कि बस चुनाव लड़ने के लिए लड़ो? तो आप चुनाव लड़ने, जीतने के लिए या वोट काटने के लिए लड़ते हैं? पहले ये देखिए, न लाचार है, न विवश है, न मजबूर है। हाँ। यहाँ पे एक पत्रकार है और एक प्रवक्ता, दोनों का वेशभूषा और भाषा एक ही है। आप देखिएगा गौर से, नाम नहीं लेने की जरूरत है। इन लोगों से आप सवाल करते हैं तो कहते हैं मोदी मोदी आएंगे। प्रवक्ता बोले तो ठीक है भाई, पत्रकार के रूप में जो भाषा और भेष बदल के बैठे हुए हैं वो शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं कहूंगा, दानिश की बात करूंगा तो दानिश को तो भाजपा कहती है आतताइयों के वंशज है, हिंदुस्तानी नहीं, घुसपैठियों के बीजेपी को जिताने आए बंगाल में, वंशज भाजपा को बीजेपी को जिताने आए बंगाल में। अगर वाकई में आप बीजेपी को रोकना चाहते तो आपने गठबंधन क्यों तोड़ा लेफ्ट से? लेकिन भाजपा से सवाल गठबंधन क्यों तोड़ा? आप बीजेपी को जिताने की काम करने आए बंगाल में। दीपक जी, चुप रहिए, आप बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए आए और आप तो ये ढोंग नचा रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली हम लोग 294 सीटों पे लड़ेंगे और अपनी ताकत आजमाएंगे। आक्रांताओं के वंशज है भाजपा, आपको ऐसा कहती है। बता दीजिए जी, कांग्रेस का ताकत दानिश जी सुन तो लीजिए, दानिश जी सुन तो लीजिए। अरे दानिश भाई, आपको भाजपा आक्रांताओं का वंशज कहती है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सब आक्रांताओं के वंशज है, भाजपा ऐसा कहती है। अब बातें करते हैं कि भाजपा से सवाल करिए, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कितनी जगह ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, कितनी जगह इनकम टैक्स के छापे पड़े विपक्ष के नेताओं पे, और कितनी जगह छापे पड़े भाजपा के नेताओं पे। शुभेंदु अधिकारी के पास क्या हजारों करोड़ का घोटाला नहीं है? इनका नाम नहीं आया था? मुकुल रॉय जब भाजपा में चले आए थे तब इनका नाम, तो क्लीन चिट दे जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी खुद कहा था ना 70,000 करोड़ घोटाले का। जो भ्रष्टाचारी हेमंता बिश्व शर्मा है, और जब उनसे अमित शाह जी से सवाल पूछा जाता है, कहते चलो भाई ये काम की बात नहीं। तो काम की बातें करेंगे नहीं, सिर्फ सत्ता की बात करेंगे। तो बात आज सत्ता पे जो लोग बैठे हुए हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप हिंदू मुसलमान रंग कपड़े खाना पीना छोड़िए, बताइए कि गुजरात से पलायन क्यों कर रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्रियां बंद क्यों हो गई हैं, गुजरात में मजदूर क्यों बिहार के लिए पलायन हो रहे हैं, और आप ट्रेन का एक सीट नहीं दे पा रहे उनको ट्रेन में बैठने के लिए। आप बातें तो कर रहे हैं कि हम बात करते हैं लोगों के जन सरोकार की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की। आप 5 दशक से बातें कर रहे हैं, आपकी बात जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? आपको बंगाल की सत्ता पे ला क्यों नहीं रही? प्रत्युष जी, इस बार देखिएगा चमत्कार होगा। इस बार देखिएगा, तो हर बार आप कहते हैं चमत्कार होगा।
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, चमत्कार होगा ना, बीजेपी सरकार बनाएगी, कांग्रेस के हेल्प से सरकार बनाएगी बीजेपी, यही चमत्कार होगा बंगाल में। ममता बनर्जी भी कांग्रेस का ही पार्ट रही है, ममता बनर्जी भी यही चमत्कार होगा बंगाल में। दानिश जी अपनी बारी में बोलिएगा, दानिश जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए, अरे काहे को इतना उछल रहे हो भाई, क्यों उछल रहे हो मेढक की तरह? नहीं, अभी आप सुने, अभी नहीं, घोटाले का घपले घोटाले की बात खूब इस बार चुनावी शोर में सुनाई दी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम घपले घोटाले की फाइल खोलेंगे। मैं तुहिन जी को और संजय शर्मा जी को एक साथ रखिएगा। तुहिन से एक सवाल ले लीजिएगा, कितने विपक्षी नेताओं और कितनी भाजपा के नेताओं की जांच? तुहिन जी, जो घपले घोटाले की आप बात करते हैं, एक जमाने में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय आपके पार्टी में आए, उन पर भी आरोप लगे थे, तो उस वक्त विपक्ष ने पूछा कि उस वक्त दाग अच्छे थे, अब आपकी पार्टी में आ गए तो वॉशिंग मशीन से धुल के दाग अच्छे हो गए। देखिए, कई बार जो है आरोप के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आरंभ होता है तो प्रमाण नहीं निकल पाते, एविडेंस के आधार पर लीगल प्रोसेस चलता है। तो फिर तो देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक आरोप ही नहीं लगाना चाहिए। तो क्या चुनाव में खाली ये आरोप का एक नैरेटिव सेट किया जाता है? हमेशा लगाए जाते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं वो वॉशिंग मशीन में डूब जाता है। वो शक के आधार पर काम नहीं करता है, कानून एविडेंस के आधार पर काम करता है। अगर एविडेंस नहीं मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुकुल राय जब तक बीजेपी में थे तब तक चलिए प्रमाणित नहीं हुआ उन पर आरोप, वो वापस गए, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने दोबारा केस खोल दिया, वो केस बंद हो गया ना आखिरी के साथ 8 वर्ष। खैर, मुकुल राय का निधन हो चुका, मुकुल राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं संजय जी आपसे पूछता हूं। संजय जी, आपने जब मुकुल राय आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए थे, आपने कहा देखिए ये सारे दागियों को उठाकर बीजेपी ले गए, वॉशिंग मशीन में धुल गई। वही मुकुल राय आपकी पार्टी में वापस आए तो आपके लिए दाग अच्छे हो गए। मतलब ये गजब है राजनीतिक पार्टियों का। आपकी पार्टी में रहे तो ठीक, दूसरे की पार्टी में जाते साथ उसके सफेद कमीज पर 50 दाग दिख जाते हैं, और जैसे ही वो यहां आता है दाग धुल जाते हैं, पता नहीं कैसे धुल जाते हैं। मुकुल राय आए थे ना आपकी पार्टी में वापस, क्या क्या नहीं कहा था, गद्दारों की एंट्री नहीं होगी टीएमसी में, दोबारा वापसी नहीं होगी। मुकुल राय वापस आए ना टीएमसी में, उस वक्त दाग अच्छे हो गए। संजय जी, हाँ जी, एक बार फिर बोलिएगा, मैंने सवाल सुना नहीं, कुछ नेटवर्क। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा घपले घोटाले की बात जब उठी कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये देखिए घपले घोटाले वालों को ले जा रहे हैं, अच्छा हुआ पार्टी खाली हो गई, फिर वही मुकुल राय वापस आपकी पार्टी में आ गए, तो सही हो गया इस वक्त मुकुल राय आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति चालू की है, सिर्फ बंगाल ही नहीं, महाराष्ट्र में देखिए क्या किया इन्होंने। नेचुरल करप्ट पार्टी जिनको बोला गया था, जिन पर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगाया था, उनके साथ क्या क्या किया। और आते हैं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का बात सब जानते हैं। मुकुल राय इनकी पार्टी में गए, बाद में प्रायश्चित हुआ। मुकुल राय जब जाने के बाद जब सारी बातें हुई, ठीक हुई, बाद में जब अंतिम समय में प्रायश्चित करना चाहते थे तो जन नेत्री ने दया करके उनको पार्टी में लिया। लेकिन इससे यह क्या ये साबित नहीं होता कि भारतीय, आज तक यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें और भारतीय जनता पार्टी यदि भ्रष्टाचार की बात करती है तो देश की आजादी में यह भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसके अध्यक्ष को ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिसके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। और आज जो केंद्र में चल रहा है, आज जो हेमंता बिस्वा शर्मा पर इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के जखीरे लगे हुए हैं और ये दूसरी पार्टियों को कोसते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर वही बात घूम कर आ गई कि जब तक कोर्ट का वर्डिक्ट, इसलिए तो मैंने कहा कि जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक तो पॉलिटिकल पार्टियों को किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए। अभी भी प्रक्रिया चल रही है। आज शुभेंदु अधिकारी जी को भाजपा में आए हुए 7-8 वर्ष हो गए। मान लीजिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी उनके खिलाफ प्रमाण नहीं जुटाई पाई, मैं चैलेंज कर रहा हूं ममता बनर्जी को कि आप एंटी करप्शन ब्यूरो जो उनके अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, उनके पीछे लगा दीजिए। शुभेंदु अधिकारी के पीछे क्यों नहीं लगा रही है? क्योंकि सीधे ममता बनर्जी से ही जुड़ेंगे ना। ममता बनर्जी जो है वो किंग पिन है, सारे स्कैम जो है ममता बनर्जी के ऑफिस से होते हैं, उनकी उसी जगह आपके पास ही एजेंसियां क्या कर रही है, इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। यदि ऐसा ही कोई सबूत है तो लाइए सामने, इनके घर से बाबा जी का टुल्लू मिलेगा।
और ऐसे ही करप्ट लोगों को पकड़कर डरा धमकाकर हम अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और ऐसा करके बंगाल की जनता पर विश्वास करने की वॉशिंग मशीन हमें कहते हैं, वॉशिंग मशीन के जो निकलते हैं ये जवाब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देखना है कि बंगाल की जनता टीएमसी के भरोसे के साथ जाती है या बीजेपी के बदलाव के साथ।